ये एक ऐसा तमगा है जो 25 लाख में 50 लाख में आप कहीं से नहीं खरीद सकते। जीडी वशिष्ठ जी से अच्छा कोई व्यक्ति इस ज्योतिष जगत में नहीं है। जो आज स्टेटस आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, जान रहे हैं, वो इनकी देन। विशिष्ट और वशिष्ठ में ज़्यादा अंतर नहीं है। वशिष्ठ भी हैं वो और विशिष्ट भी हैं, ये विशेषता की बात है। देश में जितने भी लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषी हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, लाल किताब वाले भी हैं, वैदिक वाले भी हैं, न्यूमरोलॉजी भी हैं। जीडी वशिष्ठ जी द्वारा आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। त्रेता को वशिष्ठ को तो कौन देखा कौन नहीं देखा, बल्कि कलिकाल के वशिष्ठ आपके प्रत्यक्ष हैं। वशिष्ठ जी ने कहा था कि सुबह 2 पराठे ऊपर भर के मक्खन खाओ, आप जरूर अमीर बन जाओगे। तो मैंने उस दिन से मक्खन खाना शुरू कर दिया है। लगता है कुछ असर हो रहा है। आपने केपी, लाल किताब, वैदिक, उसका जो एक मिश्रण वशिष्ठ ज्योतिष के रूप में प्रतिपादित किया है, वो एक नायाब चीज है। और नायाब के साथ एक ही वर्ड जुड़ता है, हीरा। तो मैं मानता हूं कि वशिष्ठ जी इस क्षेत्र के कोहिनूर हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पे कुंडली की लाइव प्रेडिक्शन देके जिस व्यक्ति की कुंडली है वो स्वयं सामने खड़ा होता है और वही बताता है कि इन्होंने सही प्रेडिक्शन दी या नहीं दी। और जब वो कहता है कि सही प्रेडिक्शन है, तभी हमें वो आज टैग मिला है। और ये ज्योतिष का शायद ये मेरे हिसाब से पहला कार्यक्रम है कि जो ऐसी विद्वानों की खोज के लिए ये हो रहा है, जो हम लोगों को उचित सम्मान प्रदान कर रहा है, जो वास्तव में नॉलेजेबल हैं। इसमें कोई चार्जेस नहीं, कोई पैसा नहीं। श्री गुरुदेव जीडी वशिष्ठ के द्वारा ये पहल चलाई जा रही है। और उनका एक लाइन है कि वैदिक ज्योतिष सनातन धर्म का प्रचार एवं हर घर से विद्वानों की, हर ज्योतिषी विद्वानों की खोज करना, और जो इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो पाएगा। खुशी तो जितनी हुई मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। बेइंतहा खुशी हुई। मैं 67 इयर्स की हूँ। समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी का जीना और मेरे ज्योतिष 25 साल से कर रही हूँ वो सफल हो गया जीडी वशिष्ठ गुरुदेव से ये पा करके। उन्होंने अपनी टीम में भी मुझे ले लिया है। कितनी इम्पोर्टेंस जो एक ज्योतिष की किसी के भी लाइफ में, ये जीडी वशिष्ठ ने इतना प्रमोट किया है। और ये जनरल को प्रमोट कर रहे हैं, नहीं तो सब जो रिनोन है वही रिनोन है, और जो नहीं है रिनोन वो आगे आ नहीं सकते, उनमें दब जाते हैं। ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बाहर विद्वान को। मैं इस मंच से माँ सरस्वती को नमन करते हुए, ज्योतिष जगत को नमन करते हुए, आप सभी के ज्ञान विनम्रता के श्री चरणों को नमन करता हूँ। और अब वह समय आ गया है जब पूज्य गुरुदेव का आगमन इस सभा कक्ष में होगा। आप अपने स्थान पर खड़े होके उनके सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं। सबसे बड़ा है ज्ञान, गुरु दर्शन से ही मिले भगवान। तेरे चरण में, तेरी शरण में हर सुख पाया जीवन में। छुके उसको न गुजरे अंधेरा, रहता है तू जिसके मन में। हमें इसी चीज़ की तलाश थी कि हमारा जो एक ओहदा है, हमारा जो स्टैंड है, वो कौन मेज़र करेगा, हमें कौन बताएगा कि हम भी विद्वान हैं या नहीं। तो एक इस तरीके का सिनेरियो बनाना कि विद्वान की खोज एक डिफरेंट कंसेप्ट है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। और कह सकते हैं कि आज मुझे मिला, मुझे खुशी हुई, बट मेरे को और चीज़ें सीखने को भी मिली कि ये भी हो सकता है, और चीज़ें भी हो सकती हैं। हर एक का मत बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकता, हर एक के मत लेने बहुत ज़रूरी हैं। पर जिस तरह गुरुदेव जीडी वशिष्ठ सभी गुरुओं को मिला करके यहाँ लेकर आते हैं, हम सबके बीच में उनको अपने सामने पाना, उनसे ज्ञान लेना काफ़ी एक डिफरेंट थिंग है। और हमें इस चीज़ से बहुत खुशी हो रही है। मैं कोई भी समागम जीडी वशिष्ठ जी का नहीं छोड़ता।
यहाँ तक कि चाहे वो AI करें, चाहे वो नक्षत्रा करें, चाहे वो जलंधर जाएं, मैंने उनके पीछे पीछे जाना ही जाना है, क्योंकि एक शिष्य एक अच्छे गुरु के साथ ही एक अच्छा शिष्य बनता है। ये मंथन मैंने आज तक अपने 30 साल की प्रोफेशन के अंदर कहीं नहीं देखा, क्योंकि GD भाई साहब की एक बहुत अच्छी ये शुरुआत है कि इन मंथन में से हमारे यहाँ से, हमारे परिवार के यहाँ से कि लोग अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर निकले, अच्छे अच्छे रेड बुक के मास्टर निकले, जिससे दुनिया का भला हो सके, सोशल में हम लोग आगे जाके सबकी सेवा कर सके, क्योंकि ये मंथन होना जरूरी है। मैं ये चाहूँगा GD वशिष्ठ जी को आग्रह करूँगा अपने बड़े भाई को कि ये मंथन हर 6 महीने और साल में करते रहें, जिससे बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बाहर आए। पढ़ते सब हैं, किताबें सेम हैं, मगर अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर होगा इस मंथन में। जब वो मंथन में एक्सपीरियंस शेयर होता है ना, तो वो फिर हीरे मोती निकलते हैं। जो ज्योतिष आचार्य थे या जो रेड बुक के पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, उनका एक GD वशिष्ठ जी ने क्या किया, कॉन्फिडेंस स्टेज पे लाके खोला। तो ये जो मंथन हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है, और ये भविष्य में हमारे भाई साहब के लिए भी अच्छा है, और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जय माता की, जय माता की, जय माता की। अगर ये हम रख रहे हैं वैदिक सनातनी ज्योतिष महामंथन और विद्वान की खोज, ये बिना आप सबके तो संभव नहीं हो पाता, लेकिन साथ में ये मैं बताना चाहता था कि आम से दिखने वाले लोग, आम सी शक्ल के लोग, वो अंदर से विद्वानता में कितने खूबसूरत है, वो आज यहाँ नजर आएगा। यहाँ पर बहुत सारे नाम मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी शक्लें देख रहा हूँ, जिनकी विद्वानता मैंने व्हाट्सएप के ग्रुपों में चेक की है। पता नहीं वो क्यों नहीं सामने आते, और दुनिया है कि विद्वान को खोजती रहती है। पता नहीं, शायद कुछ एक कोई शर्म, कोई झिझक होगी या कोई कारण होगा जिसकी वजह से वो लोगों की नज़रों में नहीं आ पाए। तो इस वजह से ये जो बड़े बड़े विद्वान हमारे बैठे हैं, श्री भाभी जी, अक्षय जी, राजीव शर्मा जी, बिट्टू, सुरेश शर्मा, हमारे सेखड़ी साहब बड़े, ठीक है, DP शास्त्री, इनके ऊपर बोझ कुछ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अब इस साइंस को, जिसकी वजह से हम अपने आप को सनातनी बोलते हैं, वो साइंस दुनिया तक पहुंचे और आप ये जानें कि वाकई में ये कितनी बड़ी है, कितनी दूर तक है। इसीलिए आज हिंदुस्तान भर से लोग आए हैं अपनी अपनी विद्वानता का परिचय देने। और मैं चाहता हूँ कि आप में से आज कोई भी वो शर्म ना करे जो भी कुछ यहाँ कुंडली वाची जाएगी। और आप सब ने यहाँ पर्चियाँ डाली होंगी, अपने अपने हाथ से लिख के डाली होगी। यहाँ कुछ भी प्री प्लान नहीं है, जितना होगा आपके सामने ही यहाँ से एक पर्ची निकाली जाएगी, वो यहाँ लगाई जाएगी। अब उसके अंदर वैदिक ज्योतिष, उससे भी जन्म कुंडली बनेगी। जैसे आप सब लोग वैदिक ज्योतिष में प्रांगत हैं, उससे भी जन्म कुंडली बनेगी, और वशिष्ठ ज्योतिष से भी कुंडली बनेगी, क्योंकि यहाँ वशिष्ठ ज्योतिष सीखने वाले बच्चे भी बहुत बैठे हुए हैं। जिसकी जिसमें विद्वानता हो, जिसने जो भी ज्योतिष सीखा हुआ हो, वो यहाँ आके जब कुंडली को प्रेडिक्ट करने की बात करेगा, वो ऑर्डर देकर के अपना जो चार्ट वो मांगना चाहता है, नवांश मांगे, D9 मांगे, दशवांश मांगे, महादशा देखनी हो, कुछ देखनी हो, वो करके आराम से खड़े होके यहाँ पर प्रेडिक्शन करें। और हमारे साथ अनिल मित्रा जी भी हैं, भाभी जी भी हैं, अक्षय भी हैं, राजीव भी हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं। और एक बहुत बड़े विद्वान मेरे गुरुदेव श्री लेखराज जी, आज उनके भांजे की शादी थी, जिसकी वजह से वो आज आ नहीं पाए, तो उन्होंने आप सबको आशीर्वाद भेजा है कि सब बच्चों को मेरी तरफ से आशीर्वाद देना। तो यहाँ जब प्रेडिक्शन होगी तो इतने बड़े वैदिक आचार्य बैठे हैं, ये आपको देखेंगे
कि आप में कितनी काबिलियत है, आपने वाकई की कुंडली को कितनी अच्छी तरह से सटीक तरीके से प्रेडिक्ट किया। और जैसे ही वो प्रेडिक्शन होगी और जिसकी वो डेट ऑफ बर्थ टाइम है, उसने कहा कि हाँ मेरे साथ ये वाकई मिल रहे हैं और ऐसा ही है, तो यही हमारे जो बड़े बैठे हैं, जो इतने बड़े ये वैदिकाचार्य बैठे हैं, ये सब लोग उस इंसान को सम्मानित करेंगे, उस विद्वान को सम्मानित करेंगे और उसको ये ज्योतिष विद्वान का तमगा मिलेगा। और ये एक ऐसा तमगा है जो 25 लाख में, 50 लाख में आप कहीं से नहीं खरीद सकते। ये सिर्फ आपको अपनी विद्वानता दिखाने के बाद ही ये प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ये किसी के बस की बात नहीं कि इसको खरीदें। ये तमगा लेने का मतलब इंटरनेशनल ख्याति, इंटरनेशनली आप सर्टिफाई होंगे कि आप ज्योतिषी हैं। आपको दुनिया दूर से देख के मानेगी, क्योंकि इसको मैं अपने चैनलों के ऊपर भी दिखाऊंगा। जो जो लोग यहाँ से जीतेंगे, मेरे पूरे चैनलों पे उसका प्रमोशन होगा, क्योंकि विद्वान का प्रमोशन तो होना ही चाहिए। और यहाँ बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर बैठे हुए हैं, जिसके पास ये विद्वान का तमगा होगा वो किसी भी सम्मेलन में बिना फीस दिए जाएगा, और जो ऑर्गेनाइजर फीस लेगा उसका बायकॉट हमारा पूरा ये समाज करेगा ज्योतिषियों का, क्योंकि विद्वान के लिए इतना तो होना ही चाहिए कि नहीं। तो आज इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और मेरा अपने बच्चों को आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है, परमात्मा करे कि मेरे यहाँ के तमगे कम पड़ जाए और आप में से विद्वान बहुत ज़्यादा निकले। वैसे आज के लिए हम 100 तक के लिए रेडी है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब लोग आए, आपका स्वागत है, आपको आशीर्वाद है। अब हम अपने बड़े जो यहाँ आए हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान आए हैं, तो पहले इनका सम्मान कर लेते हैं। ठीक है, भांबी जी हमारे, हम में सबसे बड़े, आइए भांबी जी। अक्षय भाई, राजीव भाई, बेटो, मित्रा जी, शेखड़ी साहब, सुबेश शाहबान, तुझे तो बिना बोले समझना चाहिए था। आओ डिब्बे, आ जाता। हर महीने वैदिक सनातनी ज्योतिष महामंथन होगा, लेकिन अब ये यहाँ है पहला। दूसरा साक्षी, ये साक्षी भार्गव है, ये 22 अप्रैल को ये लुधियाना में करवा रही हैं, तो वहाँ पर भी आप सब लोग उपस्थित होइए, विद्वान खास तौर पर पे। ठीक है, इसी तरह से राज फिर आपको बताते रहेंगे हर बार कि अगला कहाँ है, अगला कहाँ है। इस वैदिक सनातन ज्योतिष महामंथन विद्वान की खोज को हम पूरे भारत देश में लेके जाएंगे, और विद्वानों का तो खास तौर पे फर्ज बनता है कि हर जगह पहुंच करके वो नए नए विद्वानों को पा करके खुश होएं, उनको गले लगाएं और आपस में ज्ञान को बांटें, ताकि माता रानी हमारे भोलेनाथ इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैला करके सबको सुखद करने का काम कर सकें। ठीक है, तो अब हम अपने बड़ों को सम्मानित करते हैं। जय माता दी। गुरु करता गुरु हरता है, गुरु करे भाग्य निर्माण, गुरु बिना नहीं हरि मिले, ना होवे कल्याण, ना होवे कल्याण। श्री गुरुदेव नमो नमः, श्री गुरुदेव नमो नमः, श्री गुरुदेव नमो नमः। मैं तो गदगद हो गया जी, गुरुजी ने जो आज इतना भव्य आयोजन जो किया, जो आज गुरुजी कर रहे हैं वो दुनिया के अंदर बहुत कम लोग करते हैं। इनका करने का कारण यह है कि आप लोग जागो और गुरुजी से जुड़कर अपना आशीर्वाद लेके दुनिया का जो भला हो रहा है आप भी भला लो,
और ऐसा कोई और कोई गुरु नहीं कर सकता जी। आज ये महसूस हुआ जी कि मेरा जो हृदय है वो इस मामले में सही हो गया कि ऐसे गुरु को प्रणाम जो ऐसे काम कर रहे हैं। गुरुदेव जी ने इतना बड़ा मंच रेडी रखा है क्योंकि हमारे देश में कोने कोने में विद्वान हैं, लेकिन उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि वो अपने आप को दिखा सके, कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जो नामचीन है वो नामचीन हो रहे हैं, जो जिसका नाम नहीं बना है उसमें टैलेंट बहुत है। तो गुरुदेव ने उन लोगों की शोध की है, उन लोगों के लिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। और निःशुल्क इतने लोगों को बुलाना और इतना अच्छा मैनेजमेंट करना, उनका खाने का हर चीज़ का ध्यान रखना, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आज हमारा ये जो फील्ड है यहाँ पे, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि सब लोग उसी तरफ भाग रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट लोगों को पैसा कमाना है सबको। अभी यहाँ इस मंच से भी गुरुदेव कमा सकते थे पैसे। यहाँ पे आप निःशुल्क की जगह पे 1000 रुपये भी रखते, 1100 भी रखते, लोग आ जाते। बट यहाँ पे निःशुल्क रख के उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि वो सच में चाहते हैं कि हमारे देश में जितने टैलेंटेड लोग हैं इस फील्ड में, वो निखर के बाहर आए। गुरुदेव अजय भामी जी के श्री चरणों को नमन करते हुए आपके तालियों के मध्य उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ। जोरदार हृदय से तालियों से आप सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज का जो कार्यक्रम है जीडी वशिष्ठ आपने किया है, ये अपने आप में यूनिक नहीं है लगता आपको? और अगर आपको यूनिक लगता है तो आपको सबको बड़े ज़ोर से तालियां बजाना चाहिए। ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ, भूतो ना, भविष्य में तो बहुत होंगे, इसलिए मैं भूतो ना भविष्यति नहीं बोल रहा हूँ कि भूत में ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ। और एक मंच पर दरअसल क्या होता है कि ज्योतिष विद्या बड़ी अजीब सी विद्या है। यहाँ पर हर आदमी अपना अस्तित्व चाहता है, दूसरे का नहीं चाहता, और दूसरे को बढ़ते फलते फूलता नहीं देखना चाहता। तो ये एक पहला प्रयास है इस पूरे देश में कि जहाँ पर नए युवकों को, नए लोगों को, जो भी इच्छुक हैं, महिलाएं हों या पुरुष हों, जो ज्योतिष में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक मौका है। और इस समय देश में जितने भी लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषी हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, लाल किताब वाले भी हैं, वैदिक वाले भी हैं, न्यूमरोलॉजी भी हैं, टैरो भी हैं, जितने भी एरियाज़ हैं उस सबके लोग हैं। और ऐसा कहीं होता नहीं। मेरी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पर अभी वशिष्ठ जी बोल रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि अवार्ड कम पड़ जाएं और विद्वान ज़्यादा निकलें, और हम सब भी यही चाहते हैं। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मुझे इस तरीके के सम्मेलन में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आगे भी आती रहूँगी। और इस तरीके से सम्मेलन करने से हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के लिए एक प्रोत्साहन मिलता है और गुरु जी का सहयोग मिलता है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। गुरुदेव जी के लिए तो मैं ये कहूँगी कि वो संकट मोचन हनुमान जी की तरह से है, और हमको चैन से नींद आती है। अगर गुरु जी है तो नींद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। वर्तमान समाज में दुख, पीड़ा, चिंता, त्रासदी जो बढ़ गई है, विविध तरह के प्रयासों से जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे निजात मिलना आसान नहीं है, इस कलयुग में भी एक दिव्य प्रसाद पूज्य गुरुदेव जीडी वशिष्ठ का हमें प्राप्त हो रहा है। उनके ज्ञान से वशिष्ठ ज्योतिष और लाल किताब के मसीहा जीडी वशिष्ठ जी, जो अपने सुख प्रदान करने वाले, दुख हरने वाले प्रयास से वैदिक ज्ञान संस्कृति को जिस मार्ग पर ले जा रहे हैं, उसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति की चेतना को बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि जन जन के दुख को, पीड़ा को मिटाकर उसे वास्तविक सांसारिक सुख, भोग, कीर्ति और यश को दिलाना है। और ये अनूठा प्रयास पूज्य गुरुदेव का अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है। आज विश्व पटल वशिष्ठ ज्योतिष की ओर निहार रहा है। गुरु जी की कृपा हो जाए तो शायद विश्व पटल पर भी जो अशांति और आक्रांत माहौल है, उसमें सुकून, समृद्धि और उन्नति आ जाएगी। एक समय था कि ज्योतिष जब सम्मेलन टेंट लग के होते थे, छोटे छोटे कमरों में ज्योतिष सम्मेलन हो जाता था। लेकिन आज ज्योतिष की लोकप्रियता कहिए इतनी बढ़ गई है, इस मुकाम पर, इस
उच्च जगह पर, ऐसे स्थान पर लाने वाले लोग बहुत कम हैं। कमाई करना, ज्योतिष को बढ़ाना एक अलग विषय, लेकिन ज्योतिष को एक स्टेटस देना, मेरे ख्याल में जीडी वशिष्ठ जी से अच्छा कोई व्यक्ति इस ज्योतिष जगत में नहीं है। जो आज स्टेटस आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, जान रहे हैं, वो इनकी देन। ये पंजा पूरा नहीं होगा, 5 आदमी नहीं गिना सकते कि जिन्होंने ज्योतिष को उठाया होगा। ये 5 उंगलियां पूरी नहीं होंगी। तो अगर एक उंगली उठाएं, जिसको उठाना चाहे, तो उसमें नंबर 1 पहली उंगली जीडी वशिष्ठ जी का है। अच्छा, ये तो है स्टेटस। क्या स्टेटस से ज्योतिष थोड़ा बढ़ता है? वो बढ़ता है ज्ञान से। अगर पंजाब को लाल किताब की देन है, यानी लाल किताब पंजाब की या पंजाब की लाल किताब को देन है, किसको ना घर तक पहुंचाया, बल्कि पूरे विश्व में जीडी वशिष्ठ जी ने लाल किताब को लोकप्रिय बना दिया, विश्व प्रसिद्ध कर दिया। मेरे ख्याल में अगर रूपचंद जोशी जी या उनके परिवार को सबसे अधिक प्रसन्नता किसी जोशी से होती होगी, तो मैं निश्चित दावे से कहूँगा कि ऊपर बैठे जीडी वशिष्ठ जी को आशीर्वाद देते होंगे कि जो कदम हमने बढ़ाए थे उसको बहुत आगे तक ले गए जीडी वशिष्ठ जी। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि ब्राह्मणों का काम होता है केवल धन कमाना, परंतु बहुत कम ब्राह्मण होते धन को लगाना। तो जीडी वशिष्ठ जी में ये भी गुण है कि जितना कमाते हैं उससे अधिक वो खर्च भी कर देते हैं, और आपको नज़र भी आता है। आज के ज़माने में निःशुल्क सम्मेलन कराना संभव ही नहीं है, और दिल्ली जैसे शहर में एक तो सम्मेलन कराना और फिर दिल्ली जैसे शहर में कराना बहुत मुश्किल है। इसके लिए तो हाथी का कलेजा चाहिए, आम इंसान का कलेजा नहीं होता। भारत के इतने विख्यात विद्वान गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी, और बचपन से हम उनको फॉलो करते आ रहे हैं। पंजाब के हैं गुरुदेव, तो हमारे लिए तो पिता तुल्य भी हैं और गुरु तुल्य भी हैं। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो इन्होंने ये जो मंथन और ये जो खोज शुरू की है, विद्वान की खोज, प्रोग्राम बहुत होते हैं भारत में, होते रहते हैं, अच्छे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन सबसे हटके अगर देखा जाए तो ये विद्वान की खोज, और आने वाली यूथ के लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और जो विद्वान की खोज है तो नया यूथ निकल के आएगा इसमें। ये एक गुरुदेव का पूरे भारत के लिए समर्पण है, ज्योतिष ढूंढने का भी और ज्योतिष बनाने का भी। एक तरफ महाकुंभ में सैलाब है तो दूसरी तरफ आज गुरुदेव के प्रोग्राम में एक ऐसा सैलाब है कि सीटें कम हैं और पूरा हॉल भरा हुआ है। तो इट मीन्स डेफिनेटली कि आज का यूथ इस विद्या को ग्रहण कर रहा है, इस विद्या में आना चाह रहा है। तो ऑल थिंग्स अबाउट कि गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी को सलूट है, और भारत को एक ऐसा विद्वान दिया गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी जैसा, तो ये मेरे लिए तो लकी है। ये मुझे लगता है आने वाले पीढ़ी के लिए भी बहुत ही एक शुभ कार्य है। गुरुदेव ने यूथ को अपडेट करने के लिए सम्मेलन को रखा है कि भविष्य में आने वाले जोशी आगे आएँ। एक तरीके से एक पीढ़ी को तैयार करना, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी जल गई थी और ये ज्ञान छुप गया था। गुरुजी ये चाहते हैं इस ज्ञान को इतना फैला दिया जाए कि ये इतना बड़ा समुंदर बन के बाहर आए कि हमारे पास एक से एक विद्वान हो हिंदुस्तान में, और ये ज्ञान अब कभी ना छुपे। गुरुजी का एक्सपीरियंस है लाइफ का 40 इयर्स का। वशिष्ठ ज्योतिष में क्या है, गुरुजी ने वैदिक को, केपी को, सारी टेक्नोलॉजी को मिक्स करके वशिष्ठ ज्योतिष को दिया है। जैसे कि आप समझिए एक नए युग का जन्म हुआ है, इस तरीके से गुरुजी ने ज्योतिष को एक नया जन्म दिया है। जो लोग समझ रहे हैं, मैं इसको मानता हूँ, और जो लोग मानते हैं वो बहुत सुख पा रहे हैं, और जो लोग नहीं मान रहे वो भी छत के नीचे आ रहे हैं, और आना उन्हें पड़ेगा, क्योंकि ये प्योर एक साइंस है। सर्वप्रथम मैं अपने छोटे भाई जीडी वशिष्ठ जी को बधाई देना चाहता हूं कि इनका ये दूसरा प्रयास है और सफल प्रयास है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है जो इस बार इन्होंने पैटर्न रखा है कि अपने स्टूडेंट में से विद्वान निकालकर समाज के आगे रखना। ये जो आज विद्वानों की खोज में जो विद्वान निकलेंगे वो बहुत सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि ये एक जीडी वशिष्ठ जी द्वारा आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जब हम आपकी तरह नए नए इस लाइन में आए थे तो हमें प्रमोट करने वाला कोई नहीं था,
ये तो किस्मत अच्छी थी कि हम धक्के से आगे बढ़ गए, नहीं तो टांगे खींचने वाले बहुत थे इस लाइन में। और एक बात जीडी जी ने जो कहा कि जो आज इस मंच से विद्वान निकलेंगे वो आने वाले सम्मेलनों में जहां वो जाएंगे उनको निशुल्क, उनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ेगी। तो मैं जीडी वशिष्ठ जी की बात से सहमत हूं। जीडी जी जहां आज पहुंचे हैं आप यहां से स्टार्ट करोगे। इन्होंने जो 200 किलोमीटर का एक फॉर एग्जाम्पल सफ़र तय किया है, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25-30 साल दिए हैं और आपको सिखाने के लिए इन्होंने 25-30 हफ्ते देने हैं, और उसके बाद इनका अनुभव जब आपके पास आएगा तो आप इनके बराबर से शुरुआत करोगे। आपको सीखना है, आप सीखिए, आगे बढ़िए ईमानदारी के साथ। वशिष्ठ जी ने कहा था कि सुबह 2 पराठे ऊपर भर के मक्खन खाओ, आप जरूर अमीर बन जाओगे। तो मैंने उस दिन से मक्खन खाना शुरू कर दिया है। लगता है कुछ असर हो रहा है। जितना वाइब्रेशन यहाँ का है, जो ज्योतिष लोग हैं, और जितना भी सीखने को मिला अभी तक का, बहुत अच्छा था। मैं खुद भी ज्योतिष हूँ, और जिस तरीके से जीडी वशिष्ठ जी ने, गुरुदेव जी ने ये एक सम्मेलन कराया है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बहुत ही प्रेरणादायक है एक्चुअली। क्योंकि अधिकतर लोग पैसे लेकर तो बहुत कुछ देते भी हैं, सिखाते भी हैं, बट उन्होंने आज एक मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म को अटेंड करके हम कुछ सीख पाएँ। तो ये बहुत ही एक अच्छा गर्व की बात है हमारे लिए भी कि हम ये अटेंड कर पाएँ। ज्योतिष महामंथन में आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ऐसा सम्मेलन आज से पहले कहीं नहीं देखा, क्योंकि गुरुदेव का मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ या लगभग 1000 व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, और सारे इस सम्मेलन में जो खर्चा जो बहन है गुरुदेव निःशुल्क सभी को वो करा रहे हैं, जबकि जो सम्मेलन होते थे उनमें फीस लेकर के वो काम किया जाता था। लेकिन गुरुदेव की जो व्यवस्थाएं हैं वो काबिल तारीफ हैं। आज इस समागम में एक शास्त्रों का ऐसा रहस्य छुपा हुआ है। मूर्ख लोग तो शायद विद्वान को ढूंढते ही हैं, लेकिन विशेषता की बात है कि विद्वान भी विद्वान को ढूंढ रहे हैं। विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन विद्वानों को एक मंच पर एकत्र करने का जो सशुल्क जो ज्योतिष के सम्मेलन है, उनमें से निशुल्क सम्मेलन के रूप में जो ये श्रृंखला शुरू की है, ये अपने आप में अद्वितीय है। पैसा लेकर के तो सब चल रहा है, सब बाजार जानते हैं। आप कहीं से कोई तमगा ला सकते हैं, पैसा देकर के ला भी सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मिलने वाला है ना, उसके लिए आपको अपनी विद्वता को प्रमाणित करना पड़ेगा। आज अगर हम विश्व के किसी भी कोने में जाकर के पूछें कि मुझे भारत में जाकर के किसी विशिष्ट विद्वान से मिलना है, तो जीडी वशिष्ठ के नाम के लिए आपको कोई ना कोई जरूर रिकमेंड कर देगा। ये पूरी दुनिया की बात है। लगातार निरंतर जो काम करता है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर कोई हमारी ज्योतिष में है तो परम आदरणीय जीडी वशिष्ठ जी हैं, जिन्होंने खाली ज्योतिष सिखाया नहीं, ज्योतिष जीना कैसे है। विशिष्ट और वशिष्ठ में ज़्यादा अंतर नहीं है, वशिष्ठ भी हैं वो और विशिष्ट भी हैं, ये विशेषता की बात है। आप सब लोग इस विषय के साथ में जब लेकर के जाएं तो ये कोई कह करके गर्व से कहे कि हाँ मेरे गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी हैं, मैंने उनसे ज्योतिष सीखा है। इस सम्मान को हमें कायम रखना है। गुरुजी ने जो बोला वो कर दिया। 14 नवंबर को 2024 में उन्होंने अनाउंस किया था कि वैदिक के साथ में लाल किताब होगी, और उन्होंने लाल किताब विद वैदिक कर दिया। इसमें एक अच्छा नया फीचर्स और भी डाला है, जिसमें वर्षफल जो हमें बनाना पड़ता, तो इसमें जो है चुटकियों में जो है सामने आ रहा है। कितनी अच्छी चीज़ है। तो इसके साथ में हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने आप को इम्प्रूवमेंट समय पे करते रहना चाहिए। गुरुजी जैसे आपसे कर रहे हैं, हमें भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसकी जो उपाय है वो भी बहुत सटीक है। इसमें जो है लाइफ को चेंज करने का बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, जो कि आगे चल के हमारे को बहुत लंबा और अच्छा फ़ायदा देते हैं। मुझे ये लगता है कि आपको भी लेना चाहिए। मैंने जीडीवी पैनल लिया हुआ है, जिसमें मैं देख रही हूँ कि जिस किसी भी की कुंडली मैं निकालती हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट आती है। जो उनका फ्यूचर है, जो उनका पास्ट है, जो बताते हैं क्लाइंट, बिल्कुल सही है। मैं ये भी और कहना चाहूँगी कि और जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी इस जीडीवी पैनल को लें और अपना क्लाइंट्स आगे
करें आगे। इनका जो ये पैनल है GDB पैनल बिल्कुल परफेक्ट प्रेडिक्शन देता है और इससे कई लोगों को रोजगार मिला है और हम जैसी हाउस वाइफ भी थी वो भी सोचती हैं कि हम भी कुछ करके दिखाएं। मैं गुरुजी से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुजी का कि हमें भी उन्हें ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। आज एक ऐतिहासिक दिवस है मेरे ख्याल में, बल्कि ये दूसरा ऐतिहासिक दिवस मैं कह सकता हूँ। पहला कौन सा? 1-2 साल पहले मेरी गुरुदेव जी से वार्ता हो रही थी तो गुरुदेव जी ने बताया कि विशिष्ट ज्योतिष के सूत्रों का संकलन और शोध अध्ययन उनके द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद गुरुदेव ने वशिष्ठ ज्योतिष को प्रारंभ किया। मेरे ख्याल में आगे आने वाले समय में इस आधुनिक युग में कि प्रेरणा GD वशिष्ठ जी द्वारा प्रतिपादित वशिष्ठ ज्योतिष से हम सब लोग, हमारे अनुज लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। वो एक ऐतिहासिक दिवस था। आज मैं ये मानता हूं कि आज दूसरा ऐतिहासिक दिवस है। आज इस ज्योतिष महामंथन सम्मेलन के शुभ अवसर पर ज्ञान और अनुभव के मिश्रण के उपरांत जो GD वशिष्ठ के द्वारा विद्वान की खोज और उनको अलंकृत एक पहचान देने की जो शुरुआत की है, ये शायद उसी दिशा में एक यथोचित कदम है जिसमें मालूम पड़े कि भाई जो इस मेडल को धारण करता है उसके ज्ञान का और उसके अनुभव का स्तर क्या है। मैं अभी बात कर रहा था वशिष्ठ जी से, आपने KP लाल किताब वैदिक उसका जो एक मिश्रण वशिष्ठ ज्योतिष के रूप में प्रतिपादित किया है वो एक नायाब चीज है। वो एक ज्योतिष के क्षेत्र में नायाब अटेम्प्ट है और नायाब के साथ एक ही वर्ड जुड़ता है, हीरा। तो मैं मानता हूं कि वशिष्ठ जी इस क्षेत्र के कोहिनूर हैं। आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड और ऑनरेबल कि यहाँ इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं और देश देश से आए हैं, दिल्ली से भी कुछ आए हैं, बाहर से भी आए हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है उनसे मिलकर और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो रही है, कुंडली डिस्कस हो रही है। तो ये जानकर मुझे बहुत ही थोड़ा नॉलेज भी मिल रहा है और अच्छा भी लग रहा है। जो नए इस फील्ड में आए उनको भी बहुत जानने का मौका मिलेगा। तो उनकी जो पहल है उनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ और उनको कंग्रेचुलेशन देती हूँ अगर वो इस कदम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आके आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आ गई हूँ तो जाऊँ ना, यहीं बैठी रहूँ, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आती हूँ, पहले भी मैं आई थी, तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। वैसे तो गुरुजी हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं, आके मैं उनसे कभी कभी पूछती भी रहती हूँ कि जो भी मेरे को दिक्कत होती है एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन यहाँ आने के बाद और लोगों से भी बहुत कुछ जानने को मुझे मिलता है, ज्ञान मतलब बढ़ता है। मैं तो कहती हूँ सभी ये सर का जो लॉन्च हुआ है ये ऐप, ये सभी ले, जैसे मैंने लिया, मुझे उससे बहुत हेल्प मिलती है। जहाँ पे भी मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हर बार मैं सर से नहीं मिल सकती, तो वो मेरी समस्या का समाधान बहुत इजीली हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब सामने वाला बंदा कहता है हाँ जी बस यही हो रहा है जो आप बोल रहे हो, तब से हो रहा है, जब से आपने बताया तभी से हो रहा है। क्योंकि जब हम देखते हैं, जैसे हमें गुरुजी ने सिखाया, हम बताते हैं कि आपको इस डेट से इस टाइम से ऐसी प्रॉब्लम आई होंगी, तो सामने वाला जब बोलता है ना कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, तभी से शुरू हुआ है, ऐसे ही हो रहा है। और आप जो हमें उपाय बताते हो उसको करने के बाद हमें मतलब बहुत ज़्यादा कूल फील आता है, काम फील आता है और हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो गए, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है खुद पे भी और गुरुदेव जी के दिए हुए ज्ञान पे भी। पूज्य गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के श्री चरणों को नमन करते हुए अब हम आज के मुख्य बिंदु विद्वान की खोज की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ध्यान देने की बात यह है कि हमारे बीच में से जो अति विशिष्ट गुरुजन हैं उसमें से एक गुरुजन यहाँ पे आके एक पर्ची निकालेंगे और उस पर्ची की डेट ऑफ बर्थ और समय के हिसाब से कुंडली यहाँ डिस्प्ले होगी, ध्यान से समझिएगा। और उसमें के बाद
इस सभा कक्ष में बैठे हुए कोई भी 5 विद्वान, 4 विद्वान, 3 विद्वान, अधिकतम 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं, खड़े होकर प्रेडिक्शन देंगे और उन प्रेडिक्शन को जिस जातक की कुंडली है वो यहाँ उपस्थित है तो वो उस पर कितना सटीक बैठ रहा है वो यश या नो बताएगा। उनके साथ साथ ज्यूरी में जो विद्वान हमारे अग्र पंक्ति में बैठे हैं वो ये देखेंगे कि आप ज्योतिष की जिन शाखा प्रशाखाओं से प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो कितना सटीक है। और अगर ज्यूरी और जातक दोनों मिलके आपको सबसे अधिक मार्क्स देते हैं, ऐसी अवस्था में आपको अतिथि विद्वान का सम्मान मिलेगा। पर्ची को चुनने के लिए ज्योतिष जगत किसान परम पूज्य अजय भामी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मंगल और सूर्य दोनों यहाँ पर बैठे हैं तो इस व्यक्ति को साहसी बनाते हैं। जैसे जैसे उम्र होगी थोड़ा बालों का झड़ना शीघ्रता से आ जाएगा। इनका जो लग्न है 18 डिग्री, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग्न है। 19 साल बहुत कष्ट से इन्होंने जीवन जिया है क्योंकि इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी नहीं रही है। 1, 8 और 11 में अगर दुश्मन बैठ गए तो ना उसकी सोच मिलेगी ना वो आगे चल पाएगा। केतु पंचम में मियाँ बीवी को जबरदस्त झगड़ा कराता है और कहीं ना कहीं यह ऑपरेट की भी पोजीशन बनाता है। वाणी दोष है इनके अंदर, तेज बोलते हैं कई बार ना ये, और अपनी स्पीच से कमा सकते हैं। इनकी बड़े बड़े IAS ऑफिसर या पॉलिटिक्स से जान पहचान भी हो सकती हैं। ये जातक यदि जीवन में किसी से बदला लेता है या कोई इससे लड़ाई करता है तो वो उसको भूलेगा नहीं, बाकी क्षमा की पद्धति इनमें बनी रहेगी। माँ या तो ऑपरेशन देखेंगी या सर्वाइकल की दिक्कत देखेंगी। जिसका भाग्य स्थान ही कमजोर हो उसका भाग्य अचानक से नहीं उठता, धीरे धीरे ही उठता है। जातक को थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ एंगर का इशू होगा, इमोशनल लेवल का पर्सन है। वो जब जब मुसीबत में आएगा वो अगर अपने धर्म कर्म को जाएगा उसे भगवान बचाएगा। अपना इनका घर है, इनकी प्रॉपर्टी है, ये सब ये बहुत अच्छा बड़ा बना सकते हैं। बीमारी की वजह से कभी हॉस्पिटल भी पहुंच सकते हैं। अकेले में रोते हैं ऐसे इंसान, उनके आंसू पानी में घुल जाते हैं। ये गंजे को कंघी बेच दें अगर ये बोले तो। ये वाकई में बहुत अद्भुत कार्यक्रम था जो परम पूज्य आदरणीय श्री वशिष्ठ जी ने जो इसको कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया, और ये हम सभी के लिए एक मौका दिया उन्होंने कि जो अपने आप को कभी प्रदर्शित नहीं कर पाए उनके लिए एक सुनहरा मौका उन्होंने दिया। और बहुत ही अच्छा अनुभव लिया जब हमने लाइव प्रेडिक्शन की, तो बहुत आनंदित महसूस हुआ। बाकी जगह तो सभी हर अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में जो है वो आप स्वयं को न प्रदर्शित करके दूसरों के लिए कैसे उनको आगे लाया जाए, कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाए, कैसे उनके कैरियर में, कैसे उनके व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि की जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस वजह से ये है। तो कहते हैं ना कि सेवा करने का जो फल मिलता है वो अद्वितीय होता है। तो ये सेवा वो कर रहे हैं, ये जो है ये यूनिकनेस है इस पर। आज यहाँ भी मुझे आने का सौभाग्य मिला, ये बहुत बहुत मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, माता जी की कृपा है, और मुझे सम्मान से सम्मानित किया गया। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये ईश्वर कृपा, गुरु कृपा कहनी चाहिए। मैंने जो गुरु जी के वचन सुने कि बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के मंच पे आना चाहिए, चाहे उसको ज्ञान हो या न ज्ञान हो, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, सबको मंच पे आना चाहिए। ये बहुत सुंदर वाक्य है। इससे हर युवा, हर जो ज्योतिषी है वो मंच पर आने का प्रयास करेगा, और गुरु जी का ये संदेश उसके लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। वैदिक सनातन धर्म की, गौ माता की, परम पूज्य प्रातःकाल स्मरणीय हिंदुस्तान की पावन धरा पर जिस संत का डंका बजता है, संत शिरोमणि गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के पावन श्री चरणों में सबसे पहले
मैं हरियाणा ब्राह्मण सुरक्षा फोर्स का अध्यक्ष होने के नाते गुरुजी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और गुरुजी का अभिनंदन करता है। जोरदार तालियां बजाओ गुरुजी के लिए। और पूरे हरियाणा प्रदेश के ब्राह्मण समाज की तरफ से गुरुदेव को मान सम्मान की पगड़ी भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। आज से 3 वर्ष पूर्व जब मैं हरियाणा के डीजीपी के पास बैठा था तो उन्होंने बड़े गौरव से बात कही कि हमने कुंडली जीडी वशिष्ठ जी से लाल किताब के माध्यम से बनवाई थी। जो उपाय उन्होंने बताए वो सत्य थे और अटल थे। इस बात के लिए मैं गुरुदेव आपके पावन चरणों में बार बार वंदन करता हूं। एक बार इसके लिए जोरदार तालियां बजाते रहे। और मैं तो वंदन करता हूं गुरुदेव आपकी माता श्री का, जिनकी कोख से ऐसे लाल ने जन्म लिया, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में आज डंका बजा दिया। तो ऐसे गुरुदेव आपके पावन श्री चरणों में एक ही प्रार्थना करते हैं, एक अरदास, एक निवेदन, एक अर्चना, एक वंदना करते हैं कि सदैव हम सब भक्तों पर अपना यूं ही आशीर्वाद बनाए रखें। बोलिए गौ माता की, सनातन धर्म की। गुरुदेव तू ही, गुरुदेव तू ही, गुरुदेव तू ही, गुरुदेव। मैं नम्र निवेदन के साथ पूज्य गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी के सिर चरणों को नमन करते हुए आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और आज के दिवस को मंगलमय बनाते हुए अपना आशीर्वाद दें। मेरी ज़मीं को आसमान दे दे। जय माता की। सबसे बड़ी बात मैंने आज ये देखी कि हमारा ज्योतिष समाज बहुत बड़ा है और ये इतना बड़ा है, लेकिन ज्योतिष को चाहने वाले भी बहुत है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं कुछ दुविधाएं हैं जो सच में अभी तक पूर्ण रूप से उनका जब खुलासा नहीं हुआ तो थोड़ी सी हिम्मत की कमी कर जाते हैं। और ये हमारा जो प्रयास है वैदिक सनातन ज्योतिषी महामंथन, इसके अंदर हर बार कोई अवार्ड वगैरह तो नहीं होगा, लेकिन अवार्ड एक ही होगा, वो होगी विद्वान की खोज। और दूसरा आप सबके लिए अवार्ड होगा कि वहाँ पर जो भी हमारे साथ में और चीफ गेस्ट होंगे, जो गुरु लोग आएंगे, वो आपको कोई ख़ास नुस्खे 2-4 ऐसे दे के जाएंगे प्रैक्टिकली स्क्रीन के ऊपर कि जो आप सब लोग सीख करके वाकई में आगे अपनी विद्या में और निपुण हो सके। ये हर विद्वान यहाँ जो आएगा उसका ये फर्ज होगा। सब लोग एक बात बोलते हैं कि लाल किताब की बहुत कृपा जीडी वशिष्ठ पर है, ये बात सत्य है, लेकिन पहले स्वयं को इतना पवित्र करना पड़ता है, इतना पाक साफ करना पड़ता है कर सके। और इसके लिए जो पवित्रता की मैं बात करता हूँ, वो पवित्रता वो नहीं है नहाना धोना, तिलक लगाना, जनेऊ धारण करना। ये पवित्रता अपने मन के अंदर होनी चाहिए। मन की पवित्रता कैसे है? आप सब लोग देखते हैं हमारे शरीर के अंदर 75% पानी है और ये पानी का पवित्र होना बेइंतहा ज़रूरी है। लेकिन अब ये आप कहोगे ये तो भगवान के हाथ है। हम जिस वक्त पैदा हुए, जैसा चंद्रमा बैठ गया, जिस राशि में बैठ गया, जिस नक्षत्र में बैठ गया, जिस चरण में बैठ गया, अब हमारा मन तो वैसा होगा। आप जितना ये सोचते हो ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन अपने मन को किसी भी राशि, किसी भी नक्षत्र के चरण में जैसा मर्जी वो खराब अवस्था के अंदर भी हो, उसको पवित्र बनाया जा सकता है। उसको पवित्र बनाया जा सकता है, उसको अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि कहते गए हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसको त्याग दो, ये त्यागे तो जा ही नहीं सकते।
वरना उन ऋषि मुनियों को इतनी तपस्या करनी क्यों पड़ती कि सालों साल लगातार कभी बर्फ में बैठ, कभी गर्मी झेल, बिना खाए पिए वो अपनी तपस्याएं किया करते थे। क्या इतना आसान है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार छोड़ना? मेरे बुजुर्ग रहे हैं बहुत पहले, गुरुद्वारे के पाई जी थे, तो वो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बताया करते थे। बड़ा छोटा सा था तब भी मैं। तो उन्होंने कहा जब स्वर्ण मंदिर दरबार साहब की खुदाई हो रही थी बनने के लिए, तो जब वहाँ फावड़ा चलाया गया तो अंदर से एक हल्की सी आह की आवाज़ आई। जब उस ढेर को साफ करके देखा गया तो वहाँ निकला क्या? वहाँ कोई महात्मा ऐसे समाधि में लीन थे, पता नहीं कब से थे, कि उनके ऊपर मिट्टी का ढेर बन गया था। तो उन महात्मा से पूछा गया कि प्रभु ऐसे कैसे हो गया कि आप इतनी देर से समाधि में बैठे हैं और उठे भी नहीं? कहते नहीं, मैंने अपनी भूख को, प्यास को, अपनी जान को, सबको वश में कर लिया था और मैं साधना में लीन था। कहते इतनी देर में इस मिट्टी के ढेर के नीचे दबे हुए आपको किसी भी चीज की इच्छा नहीं सताई? तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था कि यहां मुझे सिर्फ कभी कभी कई सालों बाद मेरे को काम तंग करता था। काम उस अवस्था के अंदर भी तंग करता है। तो जब छोड़ने की बात आती है तो सबसे पहले नाम भी काम का लिया जाता है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या है कि ये पांचों तत्व एक आम इंसान के लिए बिल्कुल संभव नहीं है कि वो छोड़ दे, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो। और साधु हम बन नहीं सकते। ये जो बच्चे पैदा किए हैं इनका भविष्य कौन देखेगा? जो जिन्होंने हमें पैदा किया है उनका बुढ़ापा कौन देखेगा? तो दुनिया के अंदर चलना तो है। तो लेकिन ये जितना चलन है ना, इसके ऊपर काबू होना चाहिए। और वो काबू क्या है? चंद्रमा किसी भी प्रकार से दूषित अपनी जन्म कुंडली में हो, सिर्फ एक काम करो, और वो काम क्या है? हर किसी को माफ करके आगे बढ़ना शुरू करो। जिस भी इंसान के अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति है, जो किसी के कहे हुए को दिन रात सोचता रहता है और बहुत दिनों तक इंतजार करता है, या इमीडिएटली बोल करके उसको भी दुख देना चाहता है, ऐसे लोग जीवन में कभी भी चंद्रमा की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, और जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ के बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, पैसा नहीं बना सकते। और जब तक आप अपना वक्त खराब करना बंद नहीं करोगे, तब तक आप जिंदगी के अंदर अपना दिमाग, दिल, मेहनत लगा करके कमाई नहीं कर सकते। और अपना वक्त बर्बाद ना हो, इसके लिए भाई को भी माफ़ करना है, बहन को भी माफ़ करना है, रिश्तेदार को भी माफ़ करना है, पड़ोसी को भी माफ़ करना है। बिना माफ़ किए आप लोग अमीर नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक ये भोलेनाथ की समाधि वाली अवस्था, जो कि भस्मासुर को भी वरदान दे देती है, आप जब तक इसको प्राप्त नहीं करते, तब तक उनके माथे पर विराजमान चंद्रमा की कृपा आपको नहीं मिलने वाली। और ये चंद्रमा का और मन का सीधा संबंध है। अब आज आपको भेद बताता हूं। चंद्रमा का नजायज बेटा बुध, ये क्या है? और जो चंद्रमा करता है वही बुध करता है। बुध का काम क्या है? प्लानिंग।
किसी भी तरह की स्ट्रेटजी मेकिंग ये बुध का काम है। और चंद्रमा का फिर क्या काम है? उसका काम भी सोचना ही है। उसका काम भी आपके विचारों को ऊपर से नीचे लेके जाना, आपके संवेदनशीलता को ऊपर से नीचे लेके जाना, आपके अंदर जो भाव उठ रहे हैं वो ऊपर नीचे तक सब जगह काम करेंगे, चंद्रमा का है। लेकिन ये नाजायज बेटा क्यों कहा जाता है, ये आज की भाषा में मैं बताता हूं, शास्त्रों की भाषा कुछ और है। आप जहां भी कहीं पानी गिराएंगे और जहां पानी सदा पड़ा रहेगा, वहां क्या जमता है बेटा? काई। और काई को बुध कहा जाता है, जो अपने आप ही पैदा हो जाता है, अपने आप ही पैदा हो जाता है। अब इसके लिए शास्त्रों में कहानी कुछ और है, वो अक्षय अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन ये बात सत्य है कि अगर पानी के अंदर काई नहीं होगी तो पानी बेकार है, क्योंकि पानी के अंदर मिनरल्स लाने के लिए या तो जो हम परमात्मा को फूल अर्पित करते हैं वो उसमें जाएं, और या काई से ही कुदरती तौर पे उत्पन्न जब होता है तो उसमें भी मिनरल्स होते हैं। एक वही जगह है जो शुक्र को उत्पन्न कर सकती है, जो शुक्र को उत्पन्न कर सकती है, यानी कि वहां से किसी ना किसी तरह से धीरे धीरे एक प्रक्रिया चलती है जो किसी न किसी तरह के लार्वा का जन्म करवाती है। और वो लार्वा क्या है? जो वीर्य से बनता है। और वहाँ पर अंडा क्या है? बिना अंडे के तो नहीं बनता कुछ भी, वहाँ पर अंडा है काई के रूप में। तो काई से ही फिर बाद में लार्वा जब मिल करके उसी काई को खा करके उसी पानी को पी करके बड़े होते हैं जीव। तो ये तो है जीवन की उत्पत्ति, ये है जीवन की उत्पत्ति। और ये उत्पत्ति के समय में ये जो तीन चीज काम आई, चंद्रमा, बुध, शुक्र, अगर इन तीनों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं हुआ तो जीवन बेकार हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हम पैदा हुए, बढ़ने लगे, आप देखो बच्चे के अंदर कितनी जिज्ञासा होती है कि वो आग के कोयले को भी पकड़ना चाहता है, जलते हुए कोयले को भी पकड़ना चाहता है। बड़ा होता है तो वो माँ बाप को भी समझाता है, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। वो 5-7 साल का, 10 साल का बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन उसकी बातें तो सच नहीं होती। लेकिन यहाँ आप देखो कि जब वो ये बातें कर रहा होता है वो बढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद में चंद्र और बुध, इनके सही मिश्रण से जब हम पैदा हुए शुक्र को साथ लेकर के, शुक्र शरीर के अंदर जोश का कारक है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो बच्चा शरारती, कहना ना मानने वाला, चोरी चुपके कुछ ना कुछ गलतियां कर जाने वाला, दिमाग चलाने वाला, समझ लो आपके घर पे सपूत पैदा हुआ है। और जो आपकी हर बात मान के बैठे, उसके बाद कुछ ना बोले, आप चलाओ तो चले, समझ लो कपूत पैदा हो गया। बुढ़ापे में हो सकता है खाने को बिना ढंग से दे पाए। क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसका शुक्र, यानी कि उसके चाहने की जो इच्छा है वो प्रबल है। और वो तो प्रबल है ही, वो एग्जीक्यूट करता भी है, चाहे गलत तरीके से चाहे सही तरीके से। बस ये सही और गलत को कंट्रोल करने के लिए हम बच्चे को स्कूली शिक्षा के अंदर डालते हैं, गुरुओं की शरण में भेजते हैं, स्वयं उसके पहले टीचर बनते हैं, उसको गलत सही का ज्ञान देते हैं। अब ये जो चीज़ है, ये जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं यानी कि शुक्र, आप हर इच्छा को शुक्र मान लीजिए, या इसी को आप वो घोड़ा मान लीजिए, जंगली घोड़ा। इसको जब हम संस्कार
संस्कार यानी कि फिर आ गया चंद्रमा। संस्कारों के दायरे में बांध के अच्छा बुरा सिखाना, उसके गुस्से को त्याग करना और उसको ये बताना कि गलत क्या है सही क्या है। सामने वाले को भी दुख होता है, सामने वाला भी फील करता है, तो इसीलिए कुछ भी अगर करना है तो पहले सामने वाले की फीलिंग को समझो, उसके अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट टाइम के अंदर रिएक्ट करो। हम जब ये चीज़ सिखाने में कामयाब हो जाते अपने बच्चों को, तो हमारे वही बच्चे जो पहले जंगली घोड़े की तरह दौड़ रहे थे, फिर वो एक पालतू घोड़े की तरह रिएक्ट करते हैं। दौड़ते उतना ही है, मेहनत उतनी ही करते हैं, लेकिन उनके वो जो लगाते हैं ना आँखों पे पटका, उसके कारण वो सीधे दौड़ते हैं। जहाँ अपने माँ बाप, समाज, अपने संस्कार लेकर के चलते हैं, तो वो घोड़ा बनता है आँखों पे लगाए हुए पटके वाला, जो सीधा दौड़ता है। और जिसको संस्कार नहीं मिलते, अपने पहले गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिलता, जिसको अपने स्कूली टीचरों का आशीर्वाद नहीं मिलता, बेटा वो होते हैं जंगली घोड़े, जो किसी की जेब मार लेते हैं, किसी का गला काट देते हैं, किसी से भी लूटना अपना फर्ज समझते हैं, वो बन जाते हैं जंगली घोड़े। ये लोग भी गलत नहीं है, बस संस्कारों की कमी रह गई, नहीं तो इच्छा तो इनमें भी प्रबल है। चंद्र और बुध का और शुक्र का मेल उतना ही है इनके अंदर भी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को हम मार नहीं सकते, लेकिन हाँ, इसको लिमिटेड मात्रा के अंदर यूज़ करके हम अपने ज़िंदगी के अंदर तरक्की बहुत ज़बरदस्त पा सकते हैं। और उस तरक्की को पाने के लिए आपको करना क्या है? तरक्की को पाने के लिए आपने पहले अपनी उस तमन्ना को मारना है, जो तमन्ना आपको ये सिखा रही है कि आज और अभी अपना नाम कर दो। अभी एक ऐसे शब्द बोलो कि सब मेरी वाहवाही करने लग जाए। अभी हम कुछ ऐसा कर दें कि लोग मेरी तारीफ कर दें। ये चाहना बहुत बड़ी मूर्खता है। कारण ये पंजाबी के अंदर चंद चढ़ेगा तो सारा देखणगे। आप अपने ज्ञान को, अपनी काबिलियत को कम से कम 5, 7, 10, 15 साल दीजिए। फिर जो ठहराई से आप कमाई करेंगे, चाहे अपने विज्ञान से करिए, चाहे अपने काम से करिए, चाहे आप जो बिजनेस करते हैं उससे करिए, जब तक आप 5, 7, 10 साल अपने कर्म को नहीं देते ना, उसकी मास्टरी आपके अंदर जाती ही नहीं। और जब तक आपकी मास्टरी किसी एक खास काम के अंदर जाएगी नहीं आपके अंदर, तब तक आप अधूरे हो। इसीलिए आज ही सीख के, आज ही बता के, आज ही वाह अगर करवानी चाहोगे तो आपके पास से बहुत गलतियां होंगी। और वो जो गलतियां होंगी, वो अगर आपने 100 आदमी के सामने भी कर दी, तो आप समझ लीजिए कि आपने 1000 आदमी के सामने कर दी। क्योंकि वो 100 के साथ कम से कम 10-10 का तो कनेक्शन है, जो वो बताएगा कि नहीं ये गलत है। तो एक गलती देखिए कहाँ तक भारी पड़ती है। तो जो आज ही परवाह करके चलता है कि मैंने गलत नहीं करना, बेटा वो भविष्य के अमीर है। और जो ये परवाह किए बिना चलता है, वो आज अमीर है, वो भविष्य के अंदर गरीब पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। और मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जिस भी घर के अंदर टेंशनें हैं, जिस भी घर के अंदर कलेश है, और जिस भी घर के अंदर घर की परेशानियों की वजह से इंसान कमा नहीं पाता, वहाँ एक बड़ी कॉमन सी चीज़ पाई जाती है। और वो क्या है? अपनों को ही दोष देना। मेरे भाई ने ये किया, मेरी बहन ने ये किया, मेरे से नहीं पूछा, मेरे से पूछे बिना ये कर दिया, ये जो किया ये मेरी इज़्ज़त को ख़राब करने के लिए किया, मेरी इज़्ज़त क्या इतनी सस्ती है, उसने जानबूझ के ये शब्द ना मेरे सामने बोला था, वो मेरे को नीचा दिखाना चाहता है या नीचा दिखाना चाहती है। बेटा आप लोगों को लगता नहीं क्या कि कितनी बेकार की बातें है? भाई कौन से देश के प्रधानमंत्री हो जो बेइज्जती हो जाएगी, और वो भी अपने ही घर के अंदर रहते हुए। अपने ही घर के 4, 5, 10 सदस्यों के अंदर कौन सी बेइज्जती होती है?
अरे जब पैदा हुए आप नंगे थे, वहीं पर कपड़े बदल बदल के बड़े हुए, इज्जत बेइज्जती है कहाँ? इज्जत बेइज्जती होती है जब भरा पूरा समाज होता है। पहले तो पंचायतें भी हुआ करती थी, अब तो बेचारी पंचायतों का भी रुख बहुत छोटा हो चुका है। अब तो पोलिंग बूथ में जाते हैं, वोट दे करके आ जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता किसने किसको दे दी। तो बेटा अपने मन को बड़ा करो, अपनी सोच को बड़ा करो, और ये जो जितनी चीज़ें मैंने बताई है ना, इन सब को छोड़ने का प्रयास करो। जो जो ये छोड़ देगा, धीरे धीरे करके बहुत लड़ना पड़ेगा अपने मन से, जो ये छोड़ देगा वो सबसे पहले तो टाइम बचा लेगा। क्योंकि जितना प्लानिंग में टाइम लगता था, जितना नेगेटिव सोचने में टाइम लगता था, पहले तो आपने वो टाइम बचा लिया, और जैसे ही वो टाइम बचा, आपने उस टाइम को अपने ज्ञान को, अपने कर्म को, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के अंदर लगा दिया। अब ये एक्स्ट्रा कमाया हुआ जो टाइम है ना बेटा, ये आप सबको एक्स्ट्रा इनकम देगा, इस बात को समझ लीजिए। तो बिना ओवर टाइम के एक्स्ट्रा इनकम कमाई जा सकती है। जिंदगी जीना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? सामने वाले को समझाना। मुश्किल है सामने वाले को समझाना, क्योंकि उसके ग्रह आपके जैसे नहीं और आपके ग्रह उसके जैसे नहीं, तो दोनों की समझ कैसे मिलेगी? मिल ही नहीं सकती। जितनी मेहनत आपको करनी है ना, वो अपने आप को समझाने के ऊपर करनी है, सामने वाले को समझाने के ऊपर मेहनत मत करना। अपने बच्चे पालो, पड़ोसी के पालो, रिश्तेदार के पालो, उसको समझा के बड़ा करो। लेकिन जो बड़ा हो चुका है ना, उसको तो अब या तो कुदरत समझाएगी, या ऐसे ही मेरे जैसे कोई आएंगे, शायद उनकी बात उनको समझ आ जाए, और या फिर वशिष्ठ ज्योति के उपाय कुछ कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक है बेचारा योग, और वो बेचारा योग इतना गंदा है कि सच में जिनकी कुंडलियों के अंदर होता है वो बेचारे बन जाते हैं। यहाँ पर जो 3 कुंडलियाँ प्रेडिक्ट हुई थी, उन सब के अंदर बेचारा योग था। और वो क्या था? एक कुंडली में आपने देखा होगा शनि 8 में था, चंद्रमा 10 थे, मंगल बुध लगन में था, राहु भी 11 में था उसका। अब ये भी बेचारा योग है। पर उस आदमी की किस्मत अच्छी कि उसके ऊपर बृहस्पति की दशा चल रही थी। यहाँ हमारे एस्ट्रोलॉजरों ने जितना भी प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल सही किया था, और ख़ास तौर पे वो जो अड़े हुए थे ना कि नहीं मैंने जो बोला वो बिल्कुल सच है ना, वो आदमी का ज्योतिष 100% सही था। उस आदमी का ज्योतिष 100% सही था, लेकिन बदकिस्मती क्या हुई कि उन्होंने नियम नहीं फॉलो किया। और नियम क्या है कि महादशा देखे बिना बेवकूफ़ी मत करो, कुछ प्रेडिक्ट मत करो। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने प्रेडिक्शन करी थी, बस उनसे गलती ये हो गई कि बृहस्पति की महादशा चल रही थी और बृहस्पति ऊपर से सूर्य देख रहा था, नीचे बृहस्पति को बैठा देख रहा था। वो धन क्यों ना देता, वो उसको समृद्धि और अच्छापन क्यों ना देता, वो दे रहा था। लेकिन बाकी सारी चीज़ ये बेचारा योगी थी जो उसने बृहस्पति की दशा से पहले भोग रहा था। क्योंकि मंगल और बुध लगन के अंदर बैठे, मंगल और बुध जब मिलते तो राहु बनता है, और राहु 11वें स्थान पर, और मंगल बुध लगन के अंदर सारे दुख तकलीफ तो उसने पीछे भोग लिए। और वहाँ उस लड़के ने एक गलती कर दी, जिसकी कुंडली थी, उसने कहा कि घर में कोई मेंटली रिटायर या कोई नस फटने की दिक्कत तो नहीं हुई। उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया, लेकिन उसके परिवार में पीछे हुई होगी, क्योंकि राहु की दशा निकल के गई थी पिछले 18 साल। ये नहीं होता।
तो बात ये है, मैं भी सुन रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल धैर्य से बैठा था। कुदरत यहाँ किसी को कुछ सिखाना चाहती थी, कुछ बताना चाहती थी, शायद कुछ और लिखा था, तो मैंने भी ज़्यादा अड़चन बनने की कोशिश नहीं करी। मैं वेट कर रहा था कि अगर मेरे आज की स्पीच और हुई तो मैं तब उसको सम्मानित करवाता, क्योंकि वो गलत नहीं थे। ठीक है, इस प्रकार का धैर्य जीवन में अपनाना आपके शांत मन को ज्ञान से लबालब कर देता है, क्योंकि ज्ञान ना आप लाख प्रवचन सुन के आइए आपको नहीं मिलेगा। लाख प्रवचन सुन के आइए आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आपका आत्म मंथन जो आपको सही और गलत की प्रेरणा देता है, वो जब धैर्य से आत्म मंथन आप करते हो तो वो असली ज्ञान होता है, वरना और प्रवचनों में सुने हुए ज्ञान ज्ञान नहीं होते। और ये आत्म मंथन आप लोगों को कब मिल सकता है? जब आप अपने घर में बिल्कुल अकेले हो, एकांतवास हो। और घर में तो कोई अकेला हो ही नहीं सकता, बीवी है, बच्चे हैं, पति है, देवर है, जेठ है, सारे ही हैं। तो अगर उस एकांत को आप पाना चाहते हैं तो वो है कि सूर्य आपको ना उठाए, आप सूर्य को लेकर के आए। सूर्य आपको ना उठाए, आप सूर्य को लेकर के आए। और जब तक सूर्य आसमान में नहीं आता तब तक कोई नहीं जागता। और जब आप सूर्य आने से पहले का जो समय होता है ना, वो होता है किसका? केतु का। वो होता है केतु का। और चंद्रमा अगर खराब हो तो केतु कभी अच्छा फल नहीं देता। चंद्रमा अगर खराब हो तो केतु बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। चंद्रमा खराब वाले के 3 पुत्र उसको सुख देने वाले नहीं होते, केतु खराब हो जाता है। लेकिन अब ये तो खराब है, क्या सारी जिंदगी खराब ही रहेगा? इसको बहुत अच्छा किया जा सकता है सिर्फ एक उपाय से, और वो उपाय है कि लाइफ में नियम बना लो कि 4 से 4:30 बजे के बीच में उठोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता ये अपने 3 नालायक पुत्र हमें सुख ना दे, ये 100% है। ये सारी साइंस है भाई, इसको अलौकिक धरोहर बना करके और ऊपर से अपना घमंड बड़ा करके और किसी को दीक्षा या शिक्षा देने के नाम पे 15-15 साल उसका शोषण करके उसको जब खाली बेचते हो, सबसे बड़ा पाप तो ऐसे ऐसे गुरु कर रहे हैं। इनका है सही मायने में केतु खराब। और एक इंसान, क्यों हमारे यहाँ पर शास्त्रों में या किसी कहानियों में आता है कि सही सन्यासी, कामयाब सन्यासी तो वो भी हो सकता है जो गृहस्थ में हो। और गृहस्थ में ऐसा कौन सा सन्यासी जो परमात्मा को भी पा लेता है और जो जंगलों के अंदर जाकर के करी हुई तपस्या वाले को पीछे छोड़ देता है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी कहानियों में मिलते हैं। वो वही सन्यासी होता है जिसने धैर्य से हर बात को समझना शुरू कर दिया। और जो भी इंसान धैर्य से हर बात को समझना शुरू करता है, जल्दबाजी खत्म कर देता है। और अभी जो सामने गाली दे के गया है ना, वो ये ना देखे कि इसने दी है, वो ये देखे कि इसने गालियाँ मुझे दी क्यों। तो देखना क्या होगा। अरे हाँ, सच में मेरे से ये गलती हो गई थी, तो यार उसका तो गाली देना बनता था, अब उसकी बुद्धि बड़ी नहीं है तो माफ़ कर, कोई बात नहीं, गलती तो हमसे हुई थी। या तो ये सोचना, या आपसे सचमुच कोई गलती नहीं हुई, सामने वाला गाली दे के चला गया, तो फिर तो तरस खाना बनता है ना। अब बेचारे की तो अकल ही इतनी है, उसको नहीं समझ आया, किसी ने कोई समझा दिया होगा, उल्टा सीधा पढ़ा दिया होगा, तो इसके पीछे क्या दुखी होना।
जब तक आप इस अवस्था पे नहीं पहुंचते ना, आप जितने मर्जी वेद पुराण ज्योतिष जो मर्जी पढ़ लीजिए, बेटा ज्योतिष विज्ञान ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विज्ञान है, ये आपके अंदर नहीं जाएगा। इतने सारे वेद लिखने के बाद, वेदों के अंदर सब कुछ डाल देने के बाद, आखिर में ये ख्याल क्यों आया कि वेदों के चक्षु होने चाहिए? ये जिन्होंने भी वेदों के चक्षु बनाए, वो इसीलिए बनाए कि कम से कम ये तो पता चल जाए कि ये जो किसी इंसान में ये वाला भाव उठता है क्यों उठता है, ये लड़ाई वाला भाव उठता है क्यों होता है, बिल्कुल डर जाने वाला भाव होता है ये किस लिए होता है, और ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ जाने वाले जो भाव होते हैं वो कहाँ से उठते हैं? क्योंकि सारी की सारी राजनीति तो दे रखी है वहाँ। अगर जीवन जीने की बात कहें तो गीता पे क्या लिखा है, और जो गीता पे लिखा वो वेदों का ही अंश है कि किसके साथ कैसा डील करना चाहिए, और ये डील करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब सबके पास तो ये ज्ञान विज्ञान नहीं हो सकता था, इसीलिए ये भी खोज हुई कि ये सामने वाला है क्या। अब क्या सारी उम्र इसके भाव को पढ़ते रहो कि ये क्या क्या करेगा, किस किस मानसिकता से चलेगा? नहीं, इसकी ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए ही जन्म कुंडली का निर्माण होकर के ज्योतिष विज्ञान को आगे रखा गया, जिसको वेदों के चक्षु बोला गया। और जो भी एक ज्योतिषी है, जो भी एक ज्योतिषी संपूर्ण रूप से बनता है बेटा, उसके पास चारों वेदों का ज्ञान अपने आप आ जाता है, उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती, क्योंकि एक ज्योतिषी ही तय कर सकता है कि कौन सा ग्रह खराब है, जौन सा ग्रह खराब है उसकी वस्तुओं को त्यागना कितना ज़रूरी है, उसके विपरीत उसके दुश्मन ग्रहों की वस्तुओं का सेवन करना कितना ज़रूरी है, वो उसकी औषधि बनती है। चलो उसी ग्रह जो खराब है, अगर वो खराब है तो उसके साथ में उसकी वो मित्र ग्रह की चीज़ें खाई जाए जो तुम्हारे कुंडली के अंदर अच्छा बैठा हुआ है, तो कम से कम बैलेंस करता है। डॉक्टर भी दवाई देने से पहले साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए अगर एक दवाई देता है ना, तो उसके साथ में बैलेंस करने के लिए दूसरी दवाई देता है। इसी प्रकार से हमारा आयुर्वेद है, जो एक दवाई देता है तो कहीं उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, उसके साथ में दूसरी चीज़ का मिश्रण करके देता है, या दूसरी ही उसके अंदर क्षमताएं डेवलप हो जाए जो और अच्छी हो, दूसरी कोई ना कोई बूटी साथ में मिक्स करके देता है। और कोई भी अच्छा वैद्याचार्य आयुर्वेदिक तब तक वो अच्छा वैद्याचार्य नहीं हो सकता जब तक उसे ज्योतिष ना आता हो, इसीलिए ज्योतिष वहाँ भी अनिवार्य है। एक ज्योतिषी ही बता सकता है कि सही मायने में कौन सी बूटी के अंदर क्या कौन है। तो इसीलिए जो मैंने बात शुरू करी थी बेचारा योग, आप अपने आसपास के माहौल में देखिए, अगर आप अमीर से अमीर हैं तब तो बहुत ही होंगे, अगर एक नॉर्मल सी अच्छी सी ज़िंदगी आप बिता रहे हो तो आपके नीचे आपको कम से कम भी नहीं तो सैकड़ों ऐसे मिल जाएंगे जो बेचारा योग जी रहे हैं, जिनको रोज़ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, रोज़ जिनके घर में क्लेश होते हैं, जिनके यहाँ कोई बार कुटाई होती है, जिनको रोज़ ही अभाव रहते हैं, जिनको रोज़ दूसरों के नीचे लग के काम करना पड़ता है, ये भी बेचारा योग है। और अगर नहीं तो घर में कलेश बीमारी होती है। अगर वो भी नहीं तो ज़िंदगी भर धक्के खाने के बावजूद प्रॉपर्टी नहीं बनती, जो बनती है वो फंस जाती है। और जब प्रॉपर्टी बनती है तब भाई साथ नहीं होते, और जब भाई साथ होते हैं तब प्रॉपर्टी नहीं होती। बेटा यही बेचारे योग है कि जब कुछ नहीं मिलता। और ये बेचारा योग तब तक घरों में कायम रहेगा जब तक सुबह की या शाम की आरती के अंदर आप मीठी फुलियाँ, मिश्री, ये सब कुछ ले जाना नहीं शुरू करते और वहाँ जाके आरती अटेंड करके भाव से बांटना नहीं शुरू करते, तब तक ये बेचारा योग लोगों की कुंडली में कायम रहेगा। लॉजिक है, धरती पुत्र मंगल,
जब जन्म कुंडली के 7वें से 12वें घर के अंदर होता है, बहुत अमीर बनाता है। बहुत अमीर लोगों की कुंडली यदि में देखो, मैक्सिमम इन्हीं में मिलेगा आपको। और चंद्रमा जो ज्ञान का कारक है, अपने धैर्य का कारक है, और जिसका चंद्रमा अच्छा, उसका वो नजायज बेटा यानी कि स्ट्रेटेजी मेकिंग वाला बुध, वो अपने आप अच्छा हो जाता है। तो बेस क्या है? बेस है चंद्रमा और मंगल। आज एक बात नोट कर लेना, जिन जिन के पास जमीन नहीं है अपनी, जिन लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, आंख बंद करके चेक करके देखो, उनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र मंगल दोनों ही खराब है। उनके चंद्र मंगल दोनों ही खराब है। और चंद्र मंगल की खास वस्तु कौन सी है? वो फुलियाँ मीठी जो चीनी चढ़ी हुई होती हैं, जो हम मंदिर में जाकर के चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में बांटते हुए आते हैं। बेटा, ये चंद्र मंगल का सबसे उत्तम उपाय है। अपने मंदिर जाओ, मीठी फुलियाँ बांट के आओ, आपकी ज़िंदगी से बेचारा योग ख़त्म हो करके आपको प्रॉपर्टी, पैसा, वाहन के सुख, घर की मन की सुख शांति सब देने लगेगा और धैर्य वाला जीवन भी बनने लगेगा। ये होता है। तो कुल मिला के अगर गुस्सा चढ़ता है, चिड़चिड़े हो, ज्योतिषी बनना है, तो ये मीठी फुलियाँ मंदिर में देनी है। रुपया पैसा प्रॉपर्टी नहीं है तो मीठी फुलियाँ देनी है। अगर बच्चा पैदा करने में आप सक्षम नहीं हो तो भी ये मीठी फुलियाँ देनी है। और अगर अपने पड़ोसियों से लड़ाई, अपने रिश्तेदारों से लड़ाई, अपने घर वालों से लड़ाई, तो भी आपको ये फुलियाँ दे करके अपने इस चंद्र मंगल बुध को अच्छा करो। सब कुछ अच्छा होगा प्रभु कृपा से, जिसके आप मंदिर में जा रहे हो। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा विज्ञान एक ही है, और वो विज्ञान है अपने भावों को समझना। हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती हैं, जो सामने वाले के दिल में जो फील है, जब तुम अपने भावों को पढ़ना शुरू करोगे कि मैं क्या करता हूँ, किस तरह से करता हूँ, कहाँ गलती हो रही है, किसको मैं क्या कर रहा हूँ, जब तुम अपने ऊपर ये काम करते हो ना, तो तब आपको सामने वाले के भाव नज़र आते हैं कि ये क्या कर रहा है। और जो इंसान पहले अपने आप को नहीं जांचता, वो सामने वाले को ज़िंदगी में नहीं जांच सकता। और जो इंसान सामने वाले को जांच नहीं सकता, वो सामने वाले से धोखा कभी भी खा सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। आप जो प्रेडिक्शनें यहाँ कर रहे हो, आप सबने देखी भी। ये प्रेडिक्शनें आपको इस तरह से दिल से फील करके करनी है। वो जो किताबों में शब्द लिखे हुए हैं ना, वो पूरी तरह से पकड़ बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ एक चीज़ के लिए 10 शब्द लिखे हुए हैं। और जब आप बोलने लगते हो तो आपकी ज़ुबान पे आते हैं 5, और इधर उधर से किसी ने सवाल साथ के साथ मरोड़ दिया, आप 3 से ज़्यादा बोल नहीं पाते। तो शब्दों की कमी हो गई, और शब्दों की कमी होगी, प्रेडिक्शन की कमी हो गई। तो ये जब तक आपकी फीलिंग में रच बस नहीं जाएगा, जब तक इन योगों को देख करके आप अपने अंदर ही इनकी व्याख्याएं उत्पन्न करके पहले अपने पे और अपनों पे काम करके अपने आप को मास्टर नहीं बनाते, तब तक आप सामने वाले की फीलिंग को नहीं समझ सकते। और यही समझ गए ये तो उधर से भी धोखा खाओगे और ज्ञान में भी अधूरे पाए जाओगे। इसीलिए भोलेनाथ की पूजा करो, मंदिर जाओ, मीठी फुलियाँ बांटो और बड़ों का आशीर्वाद लो। पूरे पाँव, पूरी पीठ झुका करके, पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लो। और जो ऐसा करता जाएगा और जो धैर्य से चलेगा, जल्दबाजी से बाज आएगा, आज ही कमाने की नहीं सोचेगा, वो भोलेनाथ की कृपा का पात्र बन के एक दिन जो चंद्रमा देता है प्रॉपर्टी, पैसा, घर की मन की सुख शांति, अपनों का सुख, वो सब आपके नसीब में होगा। वो सब आपके नसीब में। तो यानी कि पाप का त्याग करो, फिर उसके बाद थोड़ा सा काम, थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा मोह, थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा अहंकार,
आप सबके लिए जायज़ होगा, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप सके थोड़ा सा जायज़ होगा, ठीक है। तो बस यही करना है हमें। आज बहुत अच्छी रही है विद्वानों की सभा, बहुत अच्छा आज आप सबने कोशिश करी, लेकिन आज मैंने एक लेसन दिया है कि बिना महादशा देखे कुंडली देखना महापाप है। उसके बाद वैदिक वाले अंतरदशा देखे और लाल किताब वाले अंतरदशा ना देख करके लाल किताब दशा देखे। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल स्टिक मिलेंगे, लेकिन वशिष्ठ कुंडली से देखें। उसका कारण है, अगर मैं इसके हिसाब से मान लीजिए अभी तक 10,000 कुंडलियां मैंने देख ली होंगी, वैसे ही मैं बात कर रहा हूं, होंगी तो शायद इससे ज़्यादा, तो मैंने एक एक ग्रह को पकड़ के देखा कि जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल स्टिक है। और जब संधि काल के अंदर ग्रह विचर रहा होता है, कौन सा ग्रह आगे चला जाएगा, कौन सा पीछे चला जाएगा, ये क्लियर किए बिना महादशा को प्रेडिक्ट करना ज्योतिषियों के लिए पाप हो जाता है, और वहीं से प्रेडिक्शन झूठ हो जाती है। तो इसीलिए आप सबके लिए मैंने एक चैप्टर फ्री बनाया है। ये एंड्रॉयड फ़ोन वालों के लिए है। एस्ट्रो साइंस ऐप आप डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर आप चाहे 1000 कुंडली बना करके देखिए, और उसमें साफ तौर पे आपको लगन कुंडली, वशिष्ठ कुंडली, वर्षफल, लाल किताब वर्षफल कुंडली आपको फ्री में देखने को मिलेगी, जितनों की मर्जी डाल के देखिए। जो सबसे बड़ी बात है कि कौन सा ग्रह शुभ है कौन सा अशुभ है, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बेटा मैंने 20 साल मेहनत करके उसमें शुभ अशुभ जोड़े हैं। तो आप बेझिझक अशुभ ग्रह की बुरी प्रेडिक्शन और शुभ ग्रह की शुभ प्रेडिक्शन आप आंख बंद करके करिए। ये मैंने आपके लिए ही बनाया है। और जो लोग केपी जानते हैं तो उनको आगे नक्षत्र स्वामी, सब लॉर्ड का सब मिल जाएगा लगा हुआ, कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वहीं लगा हुआ मिलेगा। किस घर को क्या लगा है, 12 घरों में से कौन से घर को कौन कौन से घर लगे हुए हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वहां लिखा मिलेगा, सामने आएगा स्टिक, चाहे किसी भी चार्ट के ऊपर चेक कर लेना। ये इतना सब कुछ आपको फ्री किया है। और आज एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूं। ये आपको पता, मैं जो बोलता हूं, जो मैं समय देता हूं, उसमें भले पूरा हो ना हो, लेकिन बाद में पूरा कर देता हूं, क्योंकि ये टेक्निकल लोगों को मैं नहीं ज़्यादा समझ पाता या उनकी गलतियों के कारण। आप सबको, ज्योतिषियों को तो खास तौर पे लोग ये पूछते हैं, अच्छा ये जुड़वा बच्चे साथ में पैदा हुए, अब बताओ इनका भविष्य क्या है, ये कैसा निकलेगा और ये कैसा निकलेगा। फंस जाते हैं ना सारे, तरह तरह के एक्सप्लेन देते हैं, और आप एक्सप्लेन सही भी दे रहे हो तो सामने वाला विद्वान नहीं होता, उसको समझ ही नहीं आता है, उसको समझ नहीं आता। लेकिन एस्ट्रो साइंस ऐप के अंदर आप उस बच्चे की, दोनों बच्चों की कुंडली डालो और जनरेट करिए, करके वहां के 12 घर खोल लीजिए। ऊपर लिखा हुआ है 12 घर, जन्म कुंडली के जो 12 घर होते हैं, आप वो खोल लीजिए। उनके सामने ना संख्याएं लिखी हुई हैं, वो केपी वाले बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, वो 12 घरों को लगी हुई संख्याएं होती हैं। आप उसमें से ये देखिए, दोनों कुंडलियों को खोल के, कि इसके पहले घर को कौन सी संख्या लगी है और इसके कौन सी लगी है, इसके दूसरे घर को कौन सी लगी है, इसके दूसरे घर को कौन सी लगी है। इनमें जितनी लाइनों के अंदर डिफरेंस मिले, उतना बड़ा डिफरेंस होता है दोनों बच्चों के जुड़वा होने के बावजूद भी। ये प्रैक्टिकल दुनिया को दिखाइए, खामखाई फिलॉसफी समझाने की कोशिश ही मत करिए।
तो मुझे नहीं लगता इसके बाद किसी का मुंह खुल पाएगा कि दो जुड़वा बच्चों का अलग अलग भविष्य कैसा होता है। बात अच्छी नहीं लगी आप सबको? बेटा, विश्व के अंदर ये काम उस भोलेनाथ ने मुझसे करवाना था जो आज सबको आपको सबको दे रहा हूं। पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। ये जुड़ वाला जवाब भी आप सामने रख के बता सकते हो। और जिस जिस घर के अंदर संख्याएं अलग होंगी, उस घर से संबंधित कर्म, रिश्तेदार, उनका सुख दोनों बच्चों की कुंडली के अंदर अलग अलग आप अपनी विद्वानता से प्रेडिक्ट कर सकते हो। उसके बाद दुनिया को पता चलेगा कि जो काम ये मेडिकल साइंस भी ना कर सके, ये बड़े बड़े रिसर्चर ना कर सके, वो हमारे ज्योतिष ने लो टेक्नोलॉजी के साथ ऐप में दे दिया है। पूरी दुनिया अपना भविष्य देखे, उनको जवाब मिलेगा। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। अभी जो वशिष्ठ ज्योतिष शुरू हो रहा है, अभी तो मैंने 49 क्लास तक पढ़ाया है। ये मैं अभी बंद नहीं करने वाला, ये मैं मार्च से फिर शुरू करने लगा हूँ आगे। और मार्च से आप सब तो लोग आते ही हो, लगभग 60,000 प्लस का रजिस्ट्रेशन है हमारे पास में, ये जो हमारी क्लासेस देख रहे हैं। लेकिन अब ये मैं एक और कोशिश कर रहा हूँ। मैं हरिंदर शुक्ला से बात कर रहा था, सुभेश रमन से भी बात कर रहा था, राज से भी कर रहा था कि अब हम भारत देश के गुरुकुलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को उस क्लास के अंदर साथ जोड़ करके उनके बड़े होने तक उनको इतना बड़ा विद्वान बनाएंगे कि नासा वालों की सारी कमियां हमारे ये बच्चे पूरे कर सकते हैं। हमें अपने वेद को, अपने विज्ञान को साबित तो हम कर चुके थे, लेकिन पिछले 1200 साल के अंदर हमारी इस संख्या को, हमारे इस विज्ञान को तोड़ दिया गया। वरना विश्व गुरु तो हम तभी थे। आज हमारी इस मोदी सरकार ने पूरी कोशिश करी, वापस सनातन के ऊपर लेकर के आ रहे हैं और आप सब सनातनी जुड़ते चले जा रहे हो। और इसके ऊपर ये वेदों के चक्षु यानी हमारा ज्योतिष विज्ञान वशिष्ठ ज्योतिष के रूप में जब इन लाखों बच्चों को मिलना शुरू हुआ और वो भी फ्री में, तो हम ये मान सकते हैं कि अगले 10 साल के बाद यहाँ लाखों जीडी वशिष्ठ होंगे जो किसी को भी समझा पाने में पूरे सक्षम। क्योंकि अब मैं ये विज्ञान साथ लेकर के नहीं जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से खोजा है, सदियों के बाद मिला है। अब इसे इसीलिए बांटना मेरा फ़र्ज़ है जो मैं आप सबको दूंगा। और जिनको ज़्यादा जल्दी है, जिन्होंने अभी के अभी विद्वान बनना है, तो वो तो पीछे काउंटर लगा हुआ है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, उसे मैं 1 महीने में विद्वान बना दूंगा। कारण क्या है बेटा? चंद्रमा बहता पानी, बृहस्पति स्थिर धन, और चंद्र और बृहस्पति मिले तो क्या बनता है? गज केसरी योग। और बुध स्पोर्ट कर रहा हो तो ये गज केसरी योग यानी कि सोना गजमुक्ता जितना नहीं होता, बुध स्पोर्ट कर रहा हो तो हाथी के वजन जितना सोना होता है। बेटा, मेरी तो परमात्मा की दया से गज केसरी योग भी है और बुध भी अच्छा है। तो गज केसरी योग परमात्मा ने दे रखा है। पर मैं चाहता हूँ कि ये जो सोना ज्ञान के रूप में मेरे अंदर है बहुत बड़ा, मैं आप सबको बांट के माला माल कर दूं ताकि सब लोग समृद्ध और विद्वान हो जाए। आप सब लोग आए, बड़ी खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। बस अब मैं यही चाहता हूँ कि हर हमारा वैदिक सनातनी ज्योतिष महामंथन और विद्वान की खोज में आप उपस्थित हों और इसी प्रकार से धारा प्रवाह विद्वानों का हौसला बढ़ा करके उनको जीवन में आगे लेके जाएं। मार्च से मैं शुरू करूंगा, अब 1.5 साल तक फिर मैं क्लास नहीं रोकूंगा और 1.5 साल बाद फिर मैं 4 महीने का गैप लूँगा
और हर 1.5 साल पढ़ाने के बाद 4-4 महीने का गैप लेकर के मैं अगले 10 साल तक अभी और पढ़ाता रहूँगा, ताकि कोई कमी ना। और ये तब तक पढ़ाऊँगा जब तक चेले इतने काबिल ना हो जाए आके कहें गुरुजी आपके अगले फल में ये खराबी आने वाली है, थोड़ा संभल के मैं उपाय बता दूँ क्या। तब तक मुझे प्रयास करना है और तब तक आप मेरा साथ दीजिए, अच्छी तरह से महामंथन करिए, काबिल बने, विद्वान बने और विद्वान की खोज में हमारे साथ रहें। जय माता, जय माता, जय माता। जी वशिष्ठ जी द्वारा जो भी मुझे सिखाया गया था उसी का प्रेडिक्शन मैंने किया, जिसमें से बताया गया था कि 3 जैसे पहले 9वें और 5वें घर में जो भी होता है, जिसमें परशुराम की जो थ्योरी है वो इम्प्लीमेंट होती थी, और बाकी तीसरे घर में और विष योग है चंद्रमा और शनि का। ऐसे छोटे मोटे जो भी प्रेडिक्शंस थे बस 2 मैंने बताए हैं, और गुरुदेव की बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे ये उपाधि मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का। यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति को भी बहुत ज़्यादा अवकाश दिया जा रहा है, मौका मिल रहा है, वो बहुत ही बड़ी बात है। ये माने व्यक्ति को देखो आजकल कैसे, जैसे मेंढक होता है ना, एक मेंढक दूसरे मेंढक को डुबोना चाहता है, तो ऐसे ही सब लोग करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वशिष्ठ जी ने दूसरों को भी है ना अवसर दिया है कि वो आप भी अपनी प्रतिभा दिखा सके, तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और ऐसे गुरु को पाना हमारे लिए बहुत सम्मानजनक बात है। ये जो कॉन्सेप्ट है गुरु जी का बहुत बढ़िया है कि मतलब एक छत के नीचे हम लोग इतने सारे ज्ञान, इतने बड़े गुरु मिल जाते हैं, और हम इस सेमिनार्स में मतलब वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात है दिल्ली शहर में या कहीं वेबिनार कराते हैं, कुछ कैसा कराते हैं, लोग चार्ज लेते हैं, और GD वशिष्ठ जी ने तो सबको फ्री बुलाया, और फ्री में कहते हैं ना ज्ञान की वर्षा दी है, वो सबको दिया, और आई एम वेरी हैप्पी और आई एम ब्लेस्ड कि हम लोग यहाँ आए हैं। मैंने एक्चुअली ऐसी चीज़ें सीखी हैं, जैसे मतलब एक इंसान को एक डीपली से जो उनकी युक्ति, जो उनकी कुंडली में है ना, वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान के सामने बिल्कुल पिक्चर बन के सामने आ जाती है। बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत रेमेडीज़, बहुत उसकी जो युक्ति से जो प्रेडिक्शंस हो सकती है बेस्ट टू बेस्ट, वो चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। अभी तक जितने विद्वान ज्योतिष के आए और जितने विद्वान लाल किताब से संबंधित आए, आपने ये सुना होगा कि तुम फला वस्तु को जल में प्रवाह कर दो, फला वस्तु को अपने घर में स्थापित कर लो, फला वस्तु को तुम दान कर दो। लेकिन आज जो आपने एक महसूस किया, लाल किताब के 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, नेकी कर, दरिया में डाल, कर भला हो भला, और एक लाइन और है, अंत भले का। आज उस तीनों सूत्रों को, रहस्य को जो उद्घाटित किया GD वशिष्ठ जी ने, वो उद्घाटित किस रूप में किया? उन्होंने कहा अपने परिवार में सामंजस्य रख। यही हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन का विस्तृत रूप है, यही सनातन संस्कृति का विस्तृत रूप है। उन्होंने कहा शाम को मंदिर जाना है, मैं समझता हूं अगर ये काम 140 करोड़ लोगों में अगर 25% ने भी कर लिया ना, तो आप विश्वगुरु थे, हैं, और आपको कभी कोई हटा नहीं सकता। ये सूत्र दिया है, और उन्होंने कहा ये क्रेडिट मेरा नहीं है, ये भगवान शंकर ने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया है और उनकी आज्ञा से ये काम कर रहे हैं। आज ये जो कुंभ महोत्सव है ज्योतिष के ज्ञान का, शिक्षा कल्प निरुद्ध छंद व्याकरण और चक्षु, तो ज्योतिषम वेदानाम चक्षु का जो सिद्धांत है, आज उन्होंने ज्योतिषियों की दृष्टि को इतना दूरगामी बना दिया है कि अगर हमारा परिवार अच्छा नहीं होगा तो हमारा क्षेत्र अच्छा नहीं होगा, समाज अच्छा नहीं होगा, और समाज अच्छा नहीं होगा तो राष्ट्र अच्छा नहीं होगा। ये पूरा का पूरा जो आज उन्होंने एक सूत्र दिया है, मैं ऐसा समझता था लाल किताब के उपायों से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने सिद्ध कर दिया कि लाल किताब के सूत्रों को सही ढंग से समझ करके हम अपने देश का, जाति का, समाज का और विश्व का कल्याण कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहता था। मुझे बड़ा अंदर से आनंदित हुआ कि आज उन्होंने जो प्रेरणा दी है आप हम सबको मिलकर के, वो निश्चित रूप से समाज के लिए कल्याणकारी है। एक श्लोक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
वेदों में राष्ट्रगीत है और वेदों में राष्ट्रगीत में क्या कामना की गई है, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी, होवे दुधारु गोवे गज अश्वधेनुचारी, आधार राष्ट्र की हो साध्वी सती सुनारी, बलवान सम योद्धा यशवान पुत्र होवे, इच्छानुसार बरसे पर्जन्य तापहारी, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। जय ज्योतिष, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। आज लाल किताब का और सनातन का और वैदिक का जो आयोजन सुबह से चल रहा है, हम सब बड़भागी हैं कि इसमें हम सब लोग को मिलने का मौका मिला है। आज जो है इस मंच पे हम सनातनियों को, वैदिक को, पराशरी को एक साथ जोड़ करके इतना बड़ा आयोजन का हम सबका सौभाग्य मिला है देखने के लिए। मैं इसके लिए अपने बड़े भ्राता को मैं बहुत मैंने नमन प्रणाम के साथ साधुवाद भी देना चाहता हूँ कि त्रेता को वशिष्ठ को तो कौन देखा कौन नहीं देखा, बल्कि कलिकाल के वशिष्ठ आपके प्रत्यक्ष हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। कलयुग के जो वशिष्ठ हैं, जिनके जीडी वशिष्ठ के नाम से आज विश्व के पटल पे सनातन और ज्योतिष का एक पथ, एक मार्ग जो प्रशस्त हुआ है, तो ये वशिष्ठ त्रिकालज्ञ के रूप में हम इनके दर्शन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि बड़ा आसान कर दिया इन्होंने ज्योतिष को, इसलिए कि हर व्यक्ति जो ज्योतिष में आया वो पराशर, जैमिनी, मैथिली, बारामिहिर को पढ़ने के कामयाब नहीं था, वो पढ़ना भी नहीं चाहता है, क्योंकि ज्योतिष का जो सूत्र है बड़ा कठिन सूत्र है बारामिहिर का, पराशर का, बल्कि उसको लाल किताब बड़े जल्दी समझ में आता है। भाव की प्रधानता और ग्रह की प्रधानता, तो इस बात को हमको बहुत खुशी है, आज सनातन को भी खुशी है कि इस भारत नहीं पूरे विश्व के पटल पे आज लाल किताब और जीडी वशिष्ठ या वशिष्ठ ज्योतिष ऐसा ख्याति प्राप्त किया है कि आने वाला जिस तरह गुरु अतिचारी है, तो उस अतिचारी का फल इस संस्था को मिलेगा, इस सनातन को मिलेगा।